हेलो दोस्तों, नमस्कार। वे ऑफ मैथ्स चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं एम के गुजर और इस वीडियो में लेके आया हूं उत्तर मध्य रेलवे के इज्जत नगर डिवीजन में 10 जून 2023 को खंड नियंत्रक के पद के लिए एक पेपर हुआ था। सेक्शन कंट्रोलर के लिए एक पेपर हुआ था। उस पेपर का तीसरा भाग, पहला भाग मैं हल करवा चुका हूं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 40 तक के क्वेश्चन है। दूसरा भाग भी हल करवा दिया, जिसमें 41 से लेकर के 80 तक के क्वेश्चन है। और इस भाग में 81 नंबर के क्वेश्चन से हल करवा रहे हैं। पहले भाग और दूसरे भाग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो आप वहां से जरूर देख लें। ये तीसरा भाग है जिसमें क्वेश्चन नंबर 81 से हल है। दोस्तों, यदि आपको इस पेपर का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां से आप जरूर क्लिक करें। और यदि आपके डिवीजन में कोई पेपर हल हुआ है तो मुझे व्हाट्सएप नंबर मेरा है दे रखा है, उस पर भेजें, या टेलीग्राम लिंक दे रखा है उस पर मुझे जरूर भेजें। ठीक है, देखते हैं 81 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में लिखा है, स्पाड मामलों को सिग्नल पास एट डेंजर श्रेणी दुर्घटना में वर्गीकृत किया गया है। अब देखेंगे स्पाड के मामलों को किस श्रेणी की दुर्घटना में वर्गीकृत किया गया है। ये सांकेतिक दुर्घटना में है। ध्यान रहे, दुर्घटना को 16 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, ए से लेकर के आर तक, जिसमें से आई और ओ को हटा दिया गया है। स्पाड के मामले को किस में लिया गया है? देखो, स्पाड के मामले को एच में लिया गया है। स्पाड के मामले को किस में लिया गया है? एच में लिया गया है। पैसेंजर ट्रेन यदि स्पाड करती है तो उसको वर्गीकृत किया गया H1 में, और अदर ट्रेन के लिए H2 में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, ध्यान रहे, ये जो एक्सीडेंट है इनको 5 प्रकार के एक्सीडेंट में सम्मिलित किया गया है। एक नंबर में है ट्रेन एक्सीडेंट, दूसरा यार्ड एक्सीडेंट, तीसरा इंडिकेटिव एक्सीडेंट, चौथा इक्विपमेंट फेल्योर, और पांचवा है अनयूजुअल एक्सीडेंट। ठीक है, अब ये इंडिकेटिव एक्सीडेंट में होता है स्पाड या ब्लॉक नियमों का उल्लंघन, यानी सांकेतिक दुर्घटना में। ठीक है, तो 81 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया सी। 82 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, बिजली के उपकरणों की विफलता को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। अब बिजली के जो उपकरण की जो है वो है इक्विपमेंट फेल्योर। इसका मतलब एल, कौन सी दुर्घटना है ये? एल दुर्घटना में वर्गीकृत किया गया है। 82 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया एल बी। 83 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 83 नंबर के क्वेश्चन में है, मेटेरियल ट्रेन के प्रभारी हैं ऑपरेटिंग अधिकारी, गुड्स गार्ड, ओएचए अधिकारी, इंजीनियरिंग। मेटेरियल ट्रेन के अधिकारी प्रभारी हैं इंजीनियरिंग अधिकारी। 83 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया डी, मेटेरियल ट्रेन का प्रभारी कौन रहेगा? इंजीनियरिंग अधिकारी। 84 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, कॉलिंग ऑन सिग्नल है, कौन सा सिग्नल है? ए में सहायक दे रखा है, बी में मुख्य, सी में हाथ सिग्नल। ध्यान रहे, कॉलिंग ऑन सिग्नल एक सहायक सिग्नल है। कॉलिंग ऑन सिग्नल एक सहायक सिग्नल है जिसकी पहचान सी मार्कर से होती है। और सहायक सिग्नल कॉलिंग ऑन के साथ में संट सिग्नल है, वो भी एक सहायक सिग्नल होता है। सहायक सिग्नल 2 होते हैं, कॉलिंग ऑन सिग्नल और संट सिग्नल। ठीक है, 84 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ए। 85 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, अनुमेय संकेत कौन सा है? अनुमेय संकेत कौन सा है? परमिसिव सिग्नल कौन सा है? ए में गेट सिग्नल, बी में आईबीएस, सी में दूरस्थ सिग्नल। करेक्ट आंसर हो गया सी, दूरस्थ सिग्नल। परमिसिव सिग्नल यानी कि डिस्टेंट सिग्नल कौन सा सिग्नल कहलाता है? परमिसिव सिग्नल। परमिसिव सिग्नल 2 होते हैं, एक तो दूरस्थ सिग्नल होता है, कहीं वार्नर लगा होता है तो वार्नर सिग्नल को भी हम परमिसिव सिग्नल ही मानते हैं। ठीक है, 85 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया सी। 86 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, पीएसआर और एमपीएस में उपलब्ध है। पीएसआर और एमपीएस, पहले तो हमको पीएसआर और एमपीएस दोनों का फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि पीएसआर होता क्या है और एमपीएस क्या होता है। पीएसआर होता है परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन,
पीएसआर होता है परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन और एमपीएस होता है मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड। मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड ये कहां उपलब्ध होते हैं? ये होता है डब्ल्यूटीटी में। परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन और मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड ये दोनों कहां मिलेंगे आपको? डब्ल्यूटीटी में। 86 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 86 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 87 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, समपार फाटक विवरण उपलब्ध है। समपार फाटक विवरण कहां मिलेगा? बिल्कुल ये भी वहीं मिलेगा। समपार फाटकों का विवरण भी डब्ल्यूटीटी में मिलता है। अपने डिवीजन का एक अलग से डब्ल्यूटीटी जारी किया जाता है, उस डब्ल्यूटीटी में समपार फाटक का विवरण भी उपलब्ध होता है। 87 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 88 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, गाड़ी अवरुद्ध लाइन पर लेने के लिए कौन सा अधिकार पत्र जारी किया जाता है? अवरुद्ध लाइन पर लेने के लिए कौन सा अधिकार पत्र जारी किया जाता है? ए में 512, बी में 511, सी में 509 दे रखा है और टी में 806 दे रखा है। सबको पता है करेक्ट आंसर रहेगा इसका टी 509। गाड़ी अवरुद्ध लाइन पर लेने के लिए टी 509 जारी किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोनपुर डिवीजन में ट्रेन मैनेजर का पेपर था इसी दिन 10 जून 2023 को, उसी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। और टी 806 एक शंटिंग ऑर्डर होता है। गाड़ी अवरुद्ध लाइन पर लेने के लिए टी 509 जारी किया जाता है और टी 806 शंटिंग ऑर्डर के लिए जारी किया जाता है। ठीक है। 89 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, दृश्यता परीक्षण ऑब्जेक्ट यानी वीटीओ, विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है? मैं आपको बता दूं कि सहायक नियम 3.61 के 1 के गे में दृश्यता जांच खंभे का विवरण दे रखा है, जो एक बेकार स्लीपर जमीन में सीधा खड़ा करके गाड़ कर लगाया जाता है। यह स्लीपर क्रमशः काली और सफेद पट्टियों से रंगा जाएगा और रात में इस पर रोशनी रहेगी। यह खंभा स्टेशन के दोनों ओर स्टेशन मास्टर के कार्यालय के मध्य भाग से 180 मीटर की दूरी पर लगाया जाएगा। करेक्ट। 89 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया सी। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो मैं अधिकतर क्वेश्चनों के उत्तर एनडब्ल्यूआर के हिसाब से बताता हूं। आपके प्रश्नों में कंफ्यूज रहे तो अपना एसआर आप जरूर देख लें। ये जारी जो पेपर है वो एनडब्ल्यूआर के जी एंड एसआर के हिसाब से मैं हल करवाता हूं। ठीक है, अपना एसआर आप जरूर देख ले कंफ्यूजन वाली स्थिति में। 89 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया सी। 90 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, ओडीसी के ए वर्ग भाग को दिन या रात में चलाने की अनुमति है। ओडीसी के ए वर्ग भार को दिन या रात में चलाने की अनुमति है। ए में दे रखा है दिन में, बी में दे रखा है रात में, सी में दे रखा है दिन और रात में। बिल्कुल करेक्ट है, दिन और रात में चलाने की अनुमति है। ए प्रकार के ओडीसी, ओडीसी का फुल फॉर्म होगा ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट। ध्यान रहे ए और बी दोनों ओडीसीओं को चलाने की अनुमति डीआरएम या पीसीओम जारी करता है। सी क्लास ओडीसी को चलाने की अनुमति सीआरएस देता है। ए और बी ओडीसी को केवल दिन और रात दोनों में चलाया जा सकता है, लेकिन सी क्लास ओडीसी को केवल दिन में चलाया जा सकता है। ठीक है, ओडीसी ए दिन और रात दोनों में चल सकती है और सी केवल दिन में ही चलेगी। सी क्लास ओडीसी की अनुमति सीआरएस के द्वारा जारी की जाएगी। ठीक है, 90 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया सी। 91 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, एक कर्मचारी उसके सेवा काल में कितने दिनों का एलएचएपी अवकाश जमा कर सकता है? एक कर्मचारी उसके सेवा काल में कितने दिनों का एलएचएपी जमा कर सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुरादाबाद डिवीजन के कंट्रोल के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है 23 दिसंबर 2022 को। एलएचएपी असीमित होती हैं। एलएचएपी असीमित होती हैं, कितने ही दिनों की एलएचएपी जमा कर सकता है रेल कर्मचारी। दूसरा, जो ए में 300 दिन दे रखा है, ये एलएपी के लिए दे रखा है। 300 एलएपी जमा कर सकता है अपने सेवा काल में और असीमित एचएलएपी जमा कर सकता है। 91 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया डी।
92 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 92 नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपरों में आया हुआ है, बहुत ही बार। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 13 सितंबर, 14 सितंबर, 14 अक्टूबर, 13 अक्टूबर। नीचे बहुत पेपरों में आया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेपरों में आया हुआ है अब की बार। और एक पेपर ये इज्जत नगर वाले में आ गया, यानी कि आज तक 10 पेपर तो ऐसे हैं जिनको मैंने हल करवा दिए, उन पेपरों में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। मैं आपको बता दूं, भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। साल 1949 में 14 सितंबर के दिन ही संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। ठीक है। दूसरा, एक अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस और होता है। अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1975 में नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किया गया था, जिसमें 30 देशों के 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सम्मेलन का उद्देश्य दुनिया भर में हिंदी भाषा को बढ़ावा देना था। इसकी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इसे हर साल मनाया जाता है। ठीक है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 92 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया बी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 93 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। एक महिला रेल कर्मचारी को मातृत्व अवकाश कितना मिलता है? ए में 135, बी में 120 दे रखा है, सी में 180 और 130 डी में दे रखा है। और करेक्ट आंसर रहेगा इसका 180 दिन। एक महिला रेल कर्मचारी को 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिलता है। एक महिला कर्मचारी को 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिलता है। एक होता है सीसीएल, चाइल्ड केयर लीव। ध्यान रहे, महिला कर्मचारी को एक सीसीएल दी जाती है, चाइल्ड केयर लीव। चाइल्ड केयर लीव 730 दिन की होती है। एक महिला कर्मचारी को सीसीएल कितने दिन की दी जाती है? 730 दिन की सीसीएल जारी की जाती है। ठीक है। 93 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया सी। 94 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 2 3 4 और 5 बार पेपरों में, 4 बार पेपरों में आया हुआ है। आज से पहले 5वीं बार इस पेपर में आया हुआ है। 4 बार आ चुका है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। ध्यान रहे, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। और कौन कौन सी हैं? असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली व डोगरी। ये 22 भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में है। इंपोर्टेंट क्या है इसमें? इंपोर्टेंट है कि नेपाली विदेशी भाषा होते हुए भी हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित की गई है। नेपाली विदेशी भाषा होते हुए भी हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित की हुई है। दूसरा, अंग्रेजी हमारे राज्यों की राज्यभाषा होने के बावजूद भी हमारी 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई है। इंपोर्टेंट तथ्य यही है। ठीक है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। 94 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया सी। 95 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। आवर के अंतर्गत वर्गीकरणों की संख्या कितनी है? HOER के अंतर्गत वर्गीकरणों की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन मुरादाबाद डिवीजन में 23 दिसंबर 2022 को कंट्रोलर के पेपर में आया हुआ है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 सी। आवर के अंतर्गत HOER के अंतर्गत वर्गीकरणों की संख्या 3 है। ठीक है। 96 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 96 नंबर के क्वेश्चन में है, राजभाषा नियम के अनुसार उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र में आता है? राजभाषा नियम के अनुसार उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र में आता है? ध्यान रहे, ये क्वेश्चन सोनपुर डिवीजन में 5 फरवरी 2022 को स्टेशन मास्टर के पेपर में आया हुआ है। दूसरा, ये क्वेश्चन 96 नंबर का क्वेश्चन तो गलती से लिख दिया गया है। ये किसी डिवीजन में ऐसा कोई पेपर नहीं आया, ऐसा कोई क्वेश्चन
नहीं आया गया है ना, ये गलती से इसमें लिख दिया गया है। ध्यान रहे, ये गलती से इसलिए ये 98 नंबर के क्वेश्चन में लिखना था, लेकिन ये 96 नंबर के क्वेश्चन में लिख दिया है कि राजभाषा नियम के अनुसार उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र में आता है। इसका करेक्ट आंसर हो गया कै। राजभाषा नियम के अनुसार कै। देखो ध्यान रहे, राजभाषा नियम के अनुसार देश को 3 भागों में बांटा गया है, कै क्षेत्र, ख क्षेत्र और गय क्षेत्र। ध्यान रहे, कै क्षेत्र में कौन कौन से राज्य हैं ये मैं आपको बता देता हूं। कै क्षेत्र में है बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, यूपी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ख क्षेत्र में जो है वो है गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, दमन दीव तथा दादरा नगर हवेली। और बच गए वो सी क्षेत्र में यानी गय क्षेत्र में आते हैं। इसके नीचे जो ये लिखा है ये गलती से लिख दिया गया है, ये 98 नंबर के क्वेश्चन के नीचे आएगा। दोनों क्वेश्चन, ये 98 नंबर का क्वेश्चन सोनपुर डिवीजन में स्टेशन मास्टर के पेपर में आया हुआ था और मुरादाबाद डिवीजन में कंट्रोलर के पेपर में आया हुआ है 98 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 97 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। ग्रुप सी के कर्मचारी 25 वर्ष और उससे अधिक की सेवा पूरी कर चुके हैं, सेवानिवृत्ति के बाद की दर से पास पाने के हकदार हैं। प्रतिवर्ष 1 सेट, 2 सेट या 3 सेट। 25 वर्ष की सेवा प्राप्त करने के बाद में कर्मचारी को प्रतिवर्ष 2 सेट पास दिए जाएंगे, प्रतिवर्ष 2 सेट पास दिए जाएंगे। यानी 97 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया बी। 97 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया बी। ठीक है, प्रतिवर्ष 2 सेट। 98 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 98 नंबर के क्वेश्चन में है मंडलीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। ये क्वेश्चन सोनपुर डिवीजन में 5 फरवरी 2022 को आया, 23 को आया है। मुरादाबाद डिवीजन में कंट्रोलर के पेपर में 23 दिसंबर 2022 को और स्टेशन मास्टर के पेपर में 24 सितंबर 2023 को आया हुआ क्वेश्चन है। मुरादाबाद डिवीजन में कंट्रोलर के पेपर में भी आया और स्टेशन मास्टर के पेपर में भी आया हुआ है। मंडलीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष डीआरएम होता है। कौन होता है? डीआरएम होता है। ध्यान रहे, मंडलीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक 3 महीने में एक बार होती है और क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का जो अध्यक्ष होता है वो जीएम होता है। मंडलीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष डीआरएम और क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का महाप्रबंधक जीएम होता है। ठीक है, 98 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ए। 99 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। स्कूल पास के लिए एक अभिभावक को शामिल किया जा सकता है 18 साल से कम उम्र का लड़का, किसी भी उम्र की एक लड़की, 18 साल से ऊपर का शारीरिक रूप से विकलांग लड़का या उपरोक्त सभी। और करेक्ट आंसर रहेगा इसका उपरोक्त सभी। स्कूल पास के लिए एक अभिभावक जो नीचे दिए गए हैं वो सभी को शामिल कर सकता है। ठीक है, 99 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी। 100 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 100, राजभाषा नियम कब पास हुआ? ध्यान रखें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैसूर डिवीजन में स्टेशन मास्टर के पेपर में 7 जुलाई 2021 को आया हुआ क्वेश्चन है। पालघाट डिवीजन में 17 नवंबर 2021 को स्टेशन मास्टर के पेपर में आया क्वेश्चन है कि राजभाषा नियम कब पास हुआ है। करेक्ट आंसर हो गया इसका डी, 1976 में। राजभाषा नियम 1976 में पास हुआ था। ध्यान रहे, ये संशोधन हो चुका है 3 बार, 1987 में, 2007 में और 2011 में। राजभाषा नियम 3 बार संशोधित हो चुका है, 1987 में, 2007 में और 2011 में। ठीक है, राजभाषा नियम कब पास हुआ? 1976 में। 101 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। समय सारणी के बारे में जानकारी प्रदान करती है टाइम WTT किसके बारे में जानकारी प्रदान करती है? पर्यटन, ट्रेन का समय, रियायती, उपयुक्त सभी। बिल्कुल करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। सभी के बारे में समय सारणी जारी जानकारी प्रदान करती है। 101 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा डी। दोस्तों, आप इज्जत नगर डिवीजन का 10 जून 2023 को सेक्शन कंट्रोलर का पेपर पढ़ रहे हैं। 102 नंबर के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 102, किस नियम के अंतर्गत हिंदी में प्रवीणता की परिभाषा दी गई है? करेक्ट आंसर रहेगा इसका डी, नियम नंबर 9। नियम नंबर 9 के अंतर्गत हिंदी में प्रवीणता की परिभाषा दी गई है। ठीक है, राजभाषा अधिनियम का जो नियम नंबर 9 है उसमें हिंदी की
हिंदी में प्रवीणता की परिभाषा दी गई है। ठीक है, 103 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। डीएआर 1968 में डीएआर 1968 के किस नियम के में दंड का विवरण दिया गया है? डीएआर 1968 के नियम नंबर 6 में दंड का विवरण दिया गया है। कौन से नियम में? 6 नंबर के नियम में। 103 नंबर का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा सी। 104 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। राजभाषा नियम के अनुसार देश को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? राजभाषा नियम के अनुसार देश को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुरादाबाद डिवीजन में 23 दिसंबर 2022 को कंट्रोलर के पेपर में आया हुआ था, और बीकानेर डिवीजन में 22 जुलाई 2023 को कंट्रोलर के पेपर में आया हुआ है, और तीसरी बार इज्जत नगर में 10 जून 2023 को कंट्रोलर के पेपर को पढ़ा रहा हूं, इसमें भी आ गया है। ठीक है, राजभाषा नियम के अनुसार देश को 3 भागों में बांटा गया है। ध्यान रहे, राजभाषा नियम 1976 में भारत के भौगोलिक प्रदेश को हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार की स्थिति के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। 104 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ए। 105 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। डिम्ड निलंबन के आदेश को जारी करने के लिए डिम्ड निलंबन के आदेश को जारी करने के लिए कौन से मानक फॉर्म का उपयोग करना आवश्यक है? SF1, SF3, SF2 और SF4। मैं सबको बता देता हूं। नियम जो ए में दे रखा है SF1, नियम 5 के 1 के तहत निलंबन आदेश किसके तहत आता है? SF1 के अंतर्गत। SF3 में है नियम 2043 के 1 के R के सेकंड के तहत निलंबित कर्मचारी के द्वारा दिए जाने वाला प्रमाण पत्र। सी में दे रखा है SF2। SF2 में नियम 5.2 के तहत डिम्ड निलंबन के आदेश, और डी में दे रखा है SF4, नियम 5 के सी के तहत निलंबन आदेश रिवोक करने का आदेश। ठीक है, 105 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा सी। 106 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। किस नियम के अंतर्गत हिंदी में कार्य साधक ज्ञान की परिभाषा दी गई है? अब हिंदी में कार्य साधक ज्ञान क्या है? यदि केंद्र सरकार के किसी कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों में से 80% ने हिंदी का ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो उस कार्यालय के कर्मचारियों के बारे में सामान्यतया यह समझा जाएगा कि उन्होंने हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। ठीक है, कार्य साधक ज्ञान की यह परिभाषा नियम संख्या 10 में दी गई है। कौन से नियम में? नियम संख्या 10 में दी गई है। राजभाषा नियम में कुल कितने? 12 नियम होते हैं, उसके 10 नंबर के नियम में कार्य साधक ज्ञान की परिभाषा दी गई है। 107 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 107, दीर्घ दंड की चार्जशीट के साथ कितने अनुबंध संलग्न हैं? दीर्घ दंड की चार्जशीट के साथ कितने अनुबंध संलग्न हैं? ए में 2, बी में 3 और सी में 5 और डी में 4 दे रखा है, और करेक्ट आंसर रहेगा इसका 4। दीर्घ दंड की चार्जशीट के साथ 4 अनुबंध संलग्न है। ठीक है, 108 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 108 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीकानेर डिवीजन में 22 जुलाई 2023 को कंट्रोलर के पेपर का क्वेश्चन है। मैसूर डिवीजन में 7 जुलाई 2021 को स्टेशन मास्टर के पेपर में आया है। पालघाट डिवीजन में 17 नवंबर 2021 को स्टेशन मास्टर के पेपर में आया है। सियालदह डिवीजन के 24 दिसंबर 2022 को ट्रेन मैनेजर के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष कौन होता है, और करेक्ट आंसर रहेगा इसका प्रधानमंत्री। करेक्ट आंसर रहेगा इसका प्रधानमंत्री। डी आंसर सही रहेगा। 109 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। अनुशासनात्मक कार्यवाहियों पर दीर्घ दंड की चार्जशीट जारी करने के लिए, अनुशासनात्मक कार्यवाहियों पर दीर्घ दंड की चार्जशीट जारी करने के लिए कौन से मानक प्रपत्र का उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर रहेगा SF5। कौन सा? SF5। SF5 जारी किया जाएगा। SF5 होता है वो जारी किया जाएगा। ठीक है, 109 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी रहेगा। 110 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि राजभाषा नियम कुल कितने नियम है? राजभाषा नियम में कुल कितने नियम है?
ए में 10, बी में 11, सी में 12 और डी में 13 दे रखा है। करेक्ट आंसर रहेगा इसका बी, सी 12। राजभाषा नियम में कुल 12 नियम है। ठीक है दोस्तों, ये था इज्जतनगर डिवीजन के सेक्शन कंट्रोलर का पेपर 10 जून 2023 का जो था उसका अंतिम भाग 110वें क्वेश्चन तक। मैंने तीन भाग में ये पेपर हल करवाया है। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। पहला भाग 1 से लेकर के 40 तक का था, दूसरा भाग 41 से लेकर के 80 तक का था और तीसरा भाग 81 से लेकर के 110 तक का है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। फिर मिलेंगे किसी अगले पेपर में, कोई दूसरे पेपर के साथ में। यदि आपके डिवीजन में कोई पेपर हुआ है तो वो मुझे जरूर भेजें। इस पेपर का पीडीएफ टेलीग्राम लिंक पर अपलोड कर दूंगा इसी के साथ में, वो आप वहां से जरूर डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक मैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी दूंगा और टेलीग्राम ग्रुप में भी दूंगा, और इसी चैनल पर कम्युनिटी में जाकर के भी आप इसका लिंक देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अगले पेपर के साथ में। धन्यवाद।